हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान मंच में। आज हम लोग क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 मोशन को पढ़ने वाले हैं। यदि इससे पहले आप लोग पहला एक्सरसाइज यूनिट एंड डायमेंशन को नहीं पढ़े हैं तो जाके उसे भी पढ़ लें। और क्लास 9 का जो ये सेकेंड चैप्टर है मोशन, ये अगले इस क्लास 9 का जो 2 एक्सरसाइज आने वाला है आपका, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो या यानी कि गुरुत्वाकर्षण हो या फोर्स हो, इन दोनों चैप्टर बल और गुरुत्वाकर्षण के लिए बेस का काम करेगा। यदि आप क्लास 9 में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर को ठीक से पढ़ते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अगले 2 चैप्टर बल और गुरुत्वाकर्षण आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 मोशन को। और मोशन के साथ साथ हम लोग एक चीज और देखेंगे, विराम को भी पढ़ेंगे। विराम यानी कि रेस्ट। और दूसरा जो आपका चैप्टर ही है गति यानी कि मोशन है। क्या है? मोशन। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ये समझना है कि गति और विराम किसी भी बॉडी के लिए और एक चीज आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे हम लोग इस क्लास में बॉडी जैसे शब्दों का प्रयोग कई बार करेंगे। क्या करेंगे? बॉडी जैसे शब्दों का प्रयोग कई बार करेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में बॉडी का मतलब होता है कोई वस्तु या पिंड बोलते हैं। क्या होता है? वस्तु या पिंड। कहीं पे यदि हम बॉडी बोल रहे हैं फिजिक्स के क्लास में तो आपको क्या समझना है कि वस्तु या तो क्या समझना है, पिंड समझना है। चलिए, तो होता क्या है कि किसी भी वस्तु के लिए उसके पूरे जीवन काल में कभी भी 2 ही स्थिति हो सकती है उसकी। या तो हम अभी क्या है, रुके हुए हैं तो बोल सकते हैं विराम में है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि हम गति में हैं। लेकिन अभी आपको हम गति और विराम ये समझा रहे हैं कि गति और विराम कितना इंपॉर्टेंट है। गति और विराम के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाते। क्या हम लोग हमेशा एक ही जगह पे स्थिर रह सकते? नहीं रह सकते। विराम में नहीं रह सकते। क्या हम लोग हमेशा गतिशील रह सकते? गति में रह सकते? नहीं रह सकते। इसके लिए विराम में आना पड़ेगा। तो गति और विराम जो है किसी भी बॉडी का सबसे मौलिक गुण होता है जो हमेशा बॉडी में होगा और होगा ही होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं कि विराम या गति क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके लिखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते, किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते। पहले क्या करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई क्या है, पथ है। ये कोई क्या है, पथ है। और इस पथ पे किसी एक जगह पे यहाँ पे एक बॉडी क्या है या कोई वस्तु, बॉडी यानी कि कोई क्या है, वस्तु इस प्रकार से खड़ा है। इस प्रकार से क्या है, खड़ा है। ठीक है। और इस वस्तु का यानी कि इस बॉडी का कितना स्थिति, कितना पोजीशन हो सकता है। तो हम लोग यदि इसके स्थिति की बात करें तो इसकी 2 स्थिति हो सकती है। क्या स्थिति हो सकती है? 2 स्थिति हो सकती है। दोनों स्थिति को हम लोग ऊपर और क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं बड़े आराम से। चलिए, पहला ये हो सकता है कि ये जो वस्तु है यहीं पे खड़ा रहेगा। क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। तो बोल सकते हैं कि वस्तु क्या है, स्थिर है। वस्तु क्या है, यहाँ पे स्थिर है। चलिए ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये वस्तु यहां से चलकर किसी दूसरे जगह आ सकता है। कहाँ आ सकता है? किसी दूसरे जगह
आ जा सकता है। मान लीजिए कि चलना यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ जाता है, ठीक है। तब इसकी स्थिति पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ से कहीं नहीं हिल डुल रहा था, यहाँ क्या है, स्थिर ऐसे खड़ा है, यानी कि अपने कहीं हिल डुल रहा है, यहीं पे है ना, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो क्या बोल सकते हैं, कैसा है, स्थिर है। किस अवस्था में है, स्थिर की अवस्था में या स्थिर की स्थिति में। लेकिन दूसरा स्थिति हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ से चलकर ये कहाँ आ जाता है, यहाँ किसी दूसरे जगह पे चल जाता है, तो बोल सकते हैं कि इसके स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब आपसे हमको ये जानना है कि जहां बॉडी स्थिर था, जहां बॉडी क्या था, पहला पोजीशन जहां बॉडी स्थिर था, या जहां से बॉडी चलकर अपने स्थिति में परिवर्तन लाया है, क्या किया है, परिवर्तन लाया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि बॉडी कहाँ स्थिर था और कहाँ से परिवर्तन लाया। तो आपको क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, कोई निश्चित स्थान दिख रहा है? आप बोलिएगा यहाँ, यहाँ का मतलब यहाँ, और ये कोई वेल डिफाइंड आपका जवाब नहीं होता है। कोई परिभाषित जवाब देना, ऐसा जवाब देना पड़ेगा जो निश्चित हो और जो अच्छा जवाब हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या ले सकते हैं कि कोई एक जगह चुन लेते, मान लेते कि ये जो है ए नामक स्थान पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, बोल सकते हैं कि बिंदु ए पर खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था, बिंदु ए पर खड़ा था। और ये जब अपने स्थिति में परिवर्तन लाया, क्या लाया, परिवर्तन लाया, तो ए से हटकर कहाँ तक, किसी भी पॉइंट तक आगे तक गया, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन पहला जो हमको जवाब ढूंढना था, वस्तु जब स्थिर था या जहां से अपनी स्थिति में परिवर्तन लाया वो कहाँ पे था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। वो स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या नाम दिए, ए नाम दिए कि वस्तु कहाँ खड़ा है, ए पर खड़ा था। ए से चलकर अपने स्थिति में क्या लाया, परिवर्तन लाया। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जब वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन ला देता है, क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है, कि स्थिर नहीं है, यहाँ से हट गया, कहाँ से हट गया, कि ए पॉइंट से, यानी कि ए नामक स्थान से हट गया, बी पे या कहीं दूसरे जगह चल गया, तो क्या ए की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, ये अपने जगह से अपने जगह में कोई बदलाव लाया है, तो हम बोलेंगे कि ए जो प्लेस है, ए कोई स्थान जो है, या ए कोई जो बिंदु है या कोई पॉइंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इसके तुलना में, बिंदु ए के तुलना में वस्तु अपने स्थान से क्या किया है, अपने स्थान में परिवर्तन लाया, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाया है। तो पॉइंट ए जो है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए क्या है, एगो निश्चित बिंदु है। क्या है, निश्चित बिंदु है। क्या है, निश्चित बिंदु है। ए यहाँ पे क्या है, कोई निश्चित बिंदु है, जिससे क्या किया जाता है कि हम लोग तुलना किए, क्या किए कि तुलना किए कि वस्तु कब क्या है, स्थिर है। यदि वस्तु यही रहता, ए के सामने ही रहता, ए के क्या रहता, सामने ही रहता, तब हम लोग क्या बोलते कि वस्तु की स्थिति कैसी है, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ए से जब हटकर, यानी कि ए नामक प्लेस से या बिंदु से हटकर वस्तु दूसरे जगह चल जाता है, इससे तुलना करते ए तो अपने जगह पर यथासंभव है, लेकिन वस्तु क्या किया, अपने स्थिति में परिवर्तन ले आया। तो तुलनात्मक ये बिंदु, ए बिंदु ऐसा है जिससे वस्तु की स्थिति की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, या जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कब वस्तु स्थिर था और कब वस्तु में क्या आया है, परिवर्तन आया है। और ए क्या है, कोई निश्चित बिंदु है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ए जो निश्चित बिंदु है, इसी निश्चित बिंदु को क्या बोला जाता है, जानते हैं, इस निश्चित बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। या इसी ए निश्चित बिंदु को क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सापेक्ष बिंदु। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलना। क्या बोल सकते हैं, सापेक्ष बिंदु। और इसी ए निश्चित बिंदु को क्या बोला जा सकता है, निर्देशांक बिंदु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्देशांक बिंदु। मतलब यहां पर ए जो कोई निश्चित बिंदु है,
ये क्या है, मूल बिंदु है। किसके लिए, तो इस वस्तु के लिए, इस बॉडी का क्या है, मूल, जिससे तुलना कर हमें ये पता चलता है कि वस्तु कब स्थिर है और वस्तु कब क्या हुआ है, वस्तु में परिवर्तन हुआ है। और इस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु बोलिए, सापेक्ष बिंदु बोलिए या निर्देशांक बिंदु बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम समझने वाली बात ये है कि हमको गति और विराम को पढ़ने से पहले, किसको पढ़ने से पहले, गति और विराम को पढ़ने से पहले हमको मूल बिंदु जानना क्या था, जरूरी था कि मूल बिंदु क्या है, या इसी मूल बिंदु का, और इसी मूल बिंदु को एक और नाम से बोलते हैं सापेक्ष बिंदु। कौन सा बिंदु, सापेक्ष बिंदु बोलते हैं। या इसी मूल बिंदु का एक और नाम है कौन सी, निर्देशांक बिंदु। तो अभी हम लोग ये जाने कि मूल बिंदु या सापेक्ष बिंदु या निर्देशांक बिंदु क्या होता है। तो वह निश्चित बिंदु जो किसी वस्तु के स्थिति को बतलाता है, जो किसी वस्तु के स्थिति को बतलाता हो, ऐसे निश्चित बिंदु को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, सापेक्ष बिंदु या निर्देशांक बिंदु। यदि आपको मूल बिंदु, सापेक्ष बिंदु या निर्देशांक बिंदु समझ में आ गया हो तो मैं लिखा दे रहा हूं, आप भी क्या करें, कॉपी पे नोट कर लें। चलिए, मूल बिंदु या इसी मूल बिंदु को एक और नाम से जानते हैं सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक। क्या होता है, तुलनात्मक, यानी कि सापेक्ष बिंदु या इसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, निर्देशांक बिंदु। और यहाँ पे मूल बिंदु या सापेक्ष बिंदु या निर्देशांक बिंदु क्या है, तो ए है। क्या है, और ए कैसा है, तो निश्चित बिंदु है। और इसी ए को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, सापेक्ष बिंदु या निर्देशांक बिंदु, जो किसी वस्तु के स्थिति को बतलाता हो। कि वस्तु की स्थिति का दो ही हो सकता है, या तो स्थिर होगा या तो परिवर्तनशील होगा। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब तुलना में, जिसके सापेक्ष यानी कि तुलना में, वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष यानी कि तुलना में वस्तु की स्थिति की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, जानकारी मिलती हो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। या इसका एक और परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, यदि आप समझ गए हैं तो आप एक क्या, इसका 10 परिभाषा लिख सकते हैं, अथवा करके एक और परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, वह निश्चित बिंदु जो वस्तु की स्थिति बतलाती हो। क्या बतलाती हो, स्थिति बतलाती हो,
क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाता है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इन दोनों में से आपको जो परिभाषा जो भी अच्छा लगता हो वो लिख लीजिए, या आप दोनों नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको मूल बिंदु कहने का मतलब कि बॉडी यहाँ है ना, तो बॉडी का यदि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ए, और बॉडी क्या करता है कि इसके तुलना में पॉइंट ए जो है क्या है? फिक्स पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। यानी कि इस निश्चित बिंदु की तुलना में बॉडी अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है कि नहीं लाता है, इसकी जानकारी कौन देता है? ये फिक्स पॉइंट ए देता है, यानी कि निश्चित बिंदु ए देता है। और इसी निश्चित बिंदु ए को क्या बोलेंगे हम लोग? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। यदि आपको मूल बिंदु समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? विराम को देखते हैं। किसको देखते हैं? विराम को देखते हैं कि विराम क्या होता है। चलिए, सेम हम लोग क्या करते हैं, जो अभी पढ़े हैं सेम वही करते हैं, वैसा ही उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ए जो है क्या होगा? यहाँ पे एक निश्चित बिंदु होगा। ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है? तो एगो फिक्स पॉइंट है। क्या है? निश्चित बिंदु। और इस निश्चित बिंदु को किसी बॉडी के लिए क्या बोलेंगे हम? कि क्या है? इसी वस्तु का ही क्या होगा? मूल बिंदु होगा। क्या होगा? मूल बिंदु होगा। अब मान लीजिए कि ए स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इस फिक्स पॉइंट पे ए कोई वस्तु या बॉडी खड़ा है। क्या है? खड़ा है ना। तो सेम जो अभी हम लोग जाने, इसकी दो स्थितियां हो सकती है। क्या हो सकती है? दो स्थितियां हो सकती है। पहला स्थिति क्या हो सकती है कि बॉडी या तो पॉइंट ए पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, है ना। या इसी का दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि बॉडी जो है पॉइंट ए के तुलना में, पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन बॉडी जो है पॉइंट ए की तुलना में परिवर्तन ला सकता है। क्या ला सकता है? परिवर्तन ला सकता है। अब मान लीजिए कि पॉइंट ए पर जब वस्तु खड़ा था, या उस स्टार्टिंग पॉइंट ए पर या मूल बिंदु पर ए पर यदि कोई वस्तु खड़ा है, तो हम लोग समय इसके साथ, वस्तु के साथ क्या जोड़ देते हैं? समय को जोड़ देते हैं। समय को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये किस टाइम पे खड़ा था, वो समय जो था वो कितना हो रहा था। तो मान लेते हैं कि एक समय मान लेते हैं कि 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे क्या है? कोई वस्तु पॉइंट ए पर, यानी कि इस मूल बिंदु ए पर या निश्चित बिंदु ए पर क्या है? कोई वस्तु खड़ा है। और यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा हो। टाइम क्या कर रहा हो? बढ़ रहा हो। तो 5 से क्या हो जाए? 7 बज जाए। क्या बज जाए? 7 बज जाए। लेकिन वस्तु अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाता। अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। क्या नहीं लाता है? परिवर्तन नहीं लाने का मतलब क्या है? वस्तु वहीं पर क्या रहेगा? स्थिर रहे। वहीं पर क्या है? स्थिर है। परिवर्तन नहीं लाने का मतलब परिवर्तन नहीं लाता है। तो वस्तु टाइम तो इसके साथ बढ़ रहा है, बॉडी के साथ समय जुड़ के क्या हो रहा है? समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है। और ये जो तुलना करते हैं, कैसे पता चला कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है? तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए यानी कि मूल बिंदु ए है, वहीं पर वस्तु भी क्या है? खड़ा है। और तुलना करते हैं तो यहाँ पे यदि पॉइंट ए है तो वस्तु भी वही है, और लगभग 2 घंटों से इसी पॉइंट पे खड़ा है। और जब इस मूल बिंदु से इसकी तुलना करते हैं तो देखते हैं वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन किसके साथ में? समय के साथ में। तो ये बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ, समय के साथ, समय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी कि मूल बिंदु के तुलना में अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है, तो अब नहीं ला रहा है स्थिति में परिवर्तन,
तो वस्तु के ऐसे स्थिति को क्या बोलेंगे, विराम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो वस्तु है यहाँ पे किस स्थिति में है, विराम की स्थिति में। किस स्थिति में, विराम, यानी कि समय के साथ वस्तु मूल बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है, यानी कि मूल बिंदु के तुलना में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है। अब जो वस्तु की स्थिति है यहाँ पे वो कैसा है, विराम कहलाए, यानी कि रेस्ट कहलाएगा। तो यदि रेस्ट आपको समझ में आ गया तो चलिए लिखते हैं कि आखिर रेस्ट क्या हम लोग पढ़े या रेस्ट के बारे में क्या सीखे। तो विराम पढ़े, अभी क्या सीखे हम लोग, विराम क्या होता है। तो विराम में क्या सीखे कि जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ लेकिन मूल बिंदु के सापेक्ष ना, समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में, अपने स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है, नहीं लाता है तो वस्तु विराम में कहलाता है। वस्तु किस में कहलाता है, या तो वस्तु की स्थिति को, वस्तु की स्थिति को विराम कहा जाता है, विराम कहा जाता है। तो यहां से हमको ये एक चीज और समझ में आता है कि विराम या गति क्या है, तो वस्तु की स्थिति है। वस्तु दो ही स्थिति में हो सकता है, या तो विराम में है या तो गति में। तो दोनों स्थिति में एक स्थिति को हम लोग अभी पढ़ चुके कि विराम, वस्तु की जो एक स्थिति पढ़े कि विराम क्या होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ किसी मूल बिंदु के तुलना में या मूल बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता, अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है, तो वस्तु के ऐसे स्थितियों को क्या बोलेंगे, विराम में बोलेंगे। तो वही बात लिखे, जब कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है तो वस्तु की स्थिति को क्या कहा जाएगा, विराम कहा जाएगा। यदि आपको विराम समझ में आ गया हो तो आप विराम को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गति को समझते हैं कि आखिर गति क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 5 बजे से 7 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक इस समय के साथ वस्तु जो है मूल बिंदु के तुलना में या मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा था। और ये जो स्थिति हम लोग पढ़े, जब परिवर्तन नहीं लाता अपनी स्थिति में समय के सापेक्ष और समय के साथ और मूल बिंदु के सापेक्ष, तो ये स्थिति क्या कहलाएगा, विराम कहलाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि वस्तु 5 बजे, मान लीजिए कि 7 बजे तक, 7 बजे का तक कहाँ खड़ा था, इसी मूल बिंदु ए पर ही खड़ा था। लेकिन अब क्या करता है, इस अगले आधे घंटे में 7:30 पर, कितना, क्या बजे, 7:30 पर वस्तु वहां से क्या हो जाता है, अपने स्थिति में परिवर्तन लाके कहीं यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। यहाँ पे कब आया, 7 बजे यहीं पर था। समय देख लीजिए कि 7 बजे क्या है, यहाँ पे। लेकिन समय में जैसे परिवर्तन हुआ, अगले आधे घंटे में, अगले आधा घंटा में वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन लाकर 7:30 तक में कहाँ पे आ गया, किसी
दूसरे जगह पर, यानी कि मूल बिंदु ए को क्या कर दिया है, वस्तु छोड़ दिया, उसकी जगह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। मूल बिंदु अपनी जगह पर है, लेकिन वस्तु की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वस्तु की स्थिति में क्या हो गया, अब परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसा देख रहे हैं कि वस्तु क्या कर रहा है कि समय के साथ में, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो समय के सापेक्ष मूल बिंदु के तुलना में अपने स्थिति में परिवर्तन क्या कर रहा है, ला रहा है। मान लीजिए कि समय यहाँ पे 7:30 तक में, आधा घंटा में यहाँ आया, तो फिर अगले घंटे में वस्तु और परिवर्तन ला के आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन ए के तुलना में तो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ला दिया ना, तो समय के साथ हुआ होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और हमको यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा होगा, तो समय बॉडी के साथ यानी कि वस्तु के साथ, याद रखिएगा कि हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। समय कभी भी किसी भी भौतिक राशि के से हटता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब यहाँ पे वस्तु क्या कर रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, और जब कोई वस्तु मूल बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगा तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाएगी, विराम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वस्तु की स्थिति विराम कहलाएगी। और यदि समय के साथ जब कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है तो उस स्थिति को हम लोग पहले पढ़ चुके, क्या कहलाएगा, विराम कहलाएगा। लेकिन जब कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगा तब क्या कहलाएगा, परिवर्तन लाएगा, तब गति में कहलाएगा। किस में कहलाएगा, गति में कहलाएगा। तो लिखिए गति क्या होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ और मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष यानी कि मूल बिंदु के तुलना में, मूल बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन लाता है। क्या करता है, परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है, तो वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति विराम में क्या कहलाएगी, गति में कहलाएगी। गति में, या वस्तु की स्थिति गति में कहलाता है। वस्तु को क्या कहा जाता है, वस्तु गति में है। तो गति या विराम क्या है, अभी हम लोग सीखे कि गति या विराम क्या है। तो ये कहीं न कहीं बॉडी की दो स्थिति है, दो अलग अलग क्या है, स्थिति है, दो अलग अलग स्थिति, यानी कि कौन सी है, पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहला चीज क्या सीखे, मूल बिंदु, या उसी मूल बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष बिंदु भी बोलते हैं, या उसी को निर्देशांक बिंदु भी बोलते हैं। और गति और विराम को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, मूल बिंदु समझना पड़ेगा। और मूल बिंदु को हम लोग समझे, उसके बाद विराम को समझे कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष या समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या कहलाएगी, विराम में है। जब कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ला देती है, क्या करते हैं, अपनी स्थिति में यहाँ परिवर्तन, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ आ जा रही है ना, तो वस्तु की ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, गति में बोलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गति के प्रकार को, किसको पढ़ेंगे,
गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने हैं? गति के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन को जानेंगे कि मोशन गति जो है वो कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ। तो पहला हम लोग गति के प्रकार में पढ़ेंगे कि रैखिक गति क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? रैखिक गति क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति क्या होता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त गति क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? आवर्त गति क्या है। चौथा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि दोलन गति क्या होता है। दोलन गति क्या है। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे कि यादृच्छ, कौन चीज? यादृच्छ गति क्या होता है, यानी कि रैंडम मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है क्लास क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगी। इसके लिए हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? गति के प्रकार को पढ़ेंगे। किस चीज़ को पढ़ेंगे? गति के प्रकार को पढ़ेंगे। और इसके रैखिक गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, आवर्त गति क्या है, या दोलन गति क्या है, या यादृच्छ मोशन यानी कि रैंडम गति क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे? रैंडम मोशन के बारे में आराम से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, या इससे जुड़े, इस क्लास से जुड़े अगला जो वीडियो होगा आपको आसानी से मिलता रहेगा। धन्यवाद।